टॉपिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। किसी चार्ज के चारों ओर पाया जाने वाला वो रीजन जहां तक उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर सके, उस रीजन को ही हम क्या कहते हैं? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, बताया था आपको लास्ट क्लास में मैंने, याद है? यस सर। ये समझ में आ गया था? सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही अगर आप कोई दूसरा चार्ज रखो तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा, उसके बाहर वो रेंज ही नहीं होगा, है ना? ये इसका नेटवर्क रेंज है, यहाँ तक वो काम करेगा, उसके बाहर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ठीक है, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम इस पॉइंट का क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने लिखाया भी था। ठीक है, क्या था? the amount of work done to move a unit positive charge from infinity to a point inside an electric field is known as electric potential of that point. ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? एक बार याद कर लो, the amount of work done to move a unit positive charge from infinity to a point inside an electric field is called electric potential of that work of that point. But it is a scalar quantity. आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। It is a scalar quantity, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय भी, इसको भी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन चार्ज। नहीं, अगर सपोज करो कि क्यू चार्ज को ले जाने में, है ना, अब सपोज करो क्यू चार्ज को ए पॉइंट से इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाने में डब्ल्यू वर्क करना पड़े, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। और यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट कहते हैं। दैट्स क्लियर? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। सर आ रहा है। तो याद रखना आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। एक और टॉपिक है इसी का, ठीक एक जुड़वा भाई है, पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ कैन डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखा हुआ एक चार्ज है। सपोज करो कि एक चार्ज है, उसके अंदर एक पॉइंट ए है, वहां पर एक कूलम पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले आया हमने उठाकर। एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उससे ही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन दे सकते हो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a what? Unit positive charge from one point to another point, one point to another point in an electric field, is hello, electric field is called potential difference between these 2 points. Potential difference between these 2 points.
समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ का पोटेंशियल सपोज करो 2 वोल्ट है ना, यहाँ का 5 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 3 वोल्ट। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 3 वोल्ट। समझ में आया नहीं आया? आ रहा है बच्चों समझ में? Yes, sir. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये भी वही चीज है, ये मतलब वोल्टेज ही एक तरीके से, इसको वोल्टेज ही बोलोगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट किया जाता है। इसका भी फॉर्मूला वही होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, V इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन Q। इसका भी SI यूनिट वही होगा। इट्स SI यूनिट इज व्हाट? इट्स SI यूनिट इज इट्स SI यूनिट इज व्हाट? वोल्ट। इसका भी SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। इट इज डिनोटेड बाय, सॉरी ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। वही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ही चीज है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या होता था कि इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते थे। इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता था वो होता था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया? आ रहा है बच्चों समझ में? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अच्छा, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट एग्जाम में आ सकता है। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे आप? तो आपने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू W अपॉन Q। नहीं, हमें पता है, वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, Sir, work done by charge. है ना। अगर सपोज करो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल का काम करना पड़े, है ना। अगर W इक्वल टू कितना हो जाए? 1 जूल। और V इक्वल टू कितना हो जाए? सॉरी, Q इक्वल टू कितना हो जाए? 1 कूलम। देन V इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, अगर ये भी 1 और ये भी 1 तो फिर टोटल वैल्यू क्या हो गई? 1, यानी ये 1 वोल्ट होगा। यानी कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो हम बोलेंगे उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, यही ना। तो ए in an electric field to move a unit positive charge या ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे लिखना, if 1 joule of work is done to move a unit positive charge from one point to another point, if 1 joule of work is done to move a unit positive charge from one point to another point inside an electric field,
then the potential difference between them is called 1 volt. ठीक है, अगर एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल का काम करना पड़े, तो हम कहेंगे उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, अब अगला हमारा है ओम्स लॉ। हमारा अगला टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सपोज करो कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, और अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, ओम्स लॉ का पहला तो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर में किसी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इस पर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, है ना, इस वायर में अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इससे फ्लो करने वाली जो करंट आई होगी, है ना, इससे फ्लो करने वाली जो करंट आई होगी उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वोल्टेज के। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। समझ में आया? ओम्स लॉ बस यही बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट्स टू एंड। समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या बोला? Yes, sir. Start jump crash. Long life mode. Optimize battery system. Start CPU cooling and wait. Now connect to zoom meeting. You take a second. Battery. बच्चों आ रही है आवाज मेरी? हेलो, यस सर, आ Yes, रही sir. है। आ रही है आवाज। सर आ रही पता नहीं है। मैं क्यों क्यों एग्जिट हो गया था। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ का डेफिनेशन ही है क्या? ओम्स लॉ बोलता ही है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लीजिए। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर Sir. सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। Yes, sir. at constant temperature the amount of current At constant temperature, the amount of current flowing through a circuit through circuit is directly proportional is directly proportional proportional
to its directly proportional to the potential difference potential difference directly proportional to the potential difference between its two end. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर से फ्लो करने वाली करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैथमेटिकली क्या बोलना चाह रहा है ओम्स लॉ? मैथमेटिकली अगर आओगे तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हो तो इक्वलिटी का साइन देना पड़ता है, और इक्वलिटी का साइन देते हैं और इक्वलिटी का साइन देते हैं तो कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इक्वलिटी का साइन रखेंगे तो v इक्वल टू आर आई, यही ओम्स लॉ है, v इक्वल टू आर आई। इसी को आप ओम्स लॉ बोलते हो, v इक्वल टू आर आई। ठीक है, वेयर r is a proportionality constant, r is a proportionality constant called, r को क्या कहते हैं? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं जिसको r is called proportionality constant called resistance of that wire। उस वायर का रेजिस्टेंस कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहीं से एक नया टॉपिक आया, नया फिजिकल क्वांटिटी मिला आपको, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हुआ? तो रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर कर लेना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर by which a conductor resists flow of current through it। फ्लो ऑफ करंट ये प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से बहने वाली धारा, अपने बहने वाली करंट को हमेशा वो अगेंस्ट, है ना, हमेशा वो रेजिस्ट करता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय विच अ कंडक्टर रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस सर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा ओम्स लॉ से? V इक्वल टू आर आई, देयरफॉर R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई, है ना। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। कहाँ से? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या बोला था? V इक्वल टू आर आई। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, यहाँ से अगर आप देखोगे तो R की वैल्यू क्या आएगी बताओ? R की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू V अपॉन आई होगा ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, ओम्स लॉ का एक और चीज ध्यान में रखना, ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो, ओम्स लॉ का भी आई ग्राफ आपको आएगा बनाने के लिए। ठीक है, तो ओम्स लॉ का भी आई ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो ओम्स लॉ का भी आई ग्राफ कैसा होगा। सॉरी,
ये ग्राफ हो गया, ये जरूर याद रखना है। ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ध्यान में रखना आपको, कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिंपली आपको ये ड्रॉ कर देना है और फिर आपको यहाँ से एक ऐसे लाइन दिखा देना है, ठीक है। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफिकल हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ करंट आई है और ये आपका भी है। तो वी आई ग्राफ जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जहां ये ग्राफ जो होता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। याद रखना वी आई ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, स्ट्रेट लाइन यस विद अ यूनिफॉर्म स्लोप। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओम्स लॉ का पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ में पढ़ा रहा था, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ नीचे है थोड़ा, ठीक है। ओम्स लॉ का जो वी आई ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दिख रहा है सबको, तो वी यस आई सर, ग्राफ यस एट सर। कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, जिस यहाँ पर ये क्या है, इसको ही रेजिस्टेंस क्या कि वी आई ग्राफ क्या बताता है, तो वी आई ग्राफ में जो है हमेशा, सपोज करो कि मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 1, सपोज इस ग्राफ को मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, सपोज करो ये कर दिया मैंने 5 वोल्ट, सॉरी 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, सॉरी एक काम करते हैं, गलत कर रहा हूँ मैं, नीचे की वैल्यू ज्यादा रखते हैं और ऊपर कम रखते हैं। सपोज करो कि ये मैंने रखा 10 20 30 40 50 60 और इधर रख दिया 5, 5 नहीं रखते, 2 2 रख देते हैं ना, 2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। तो यहाँ से सपोज करो अगर आप ऐसे ग्राफ लेके आओगे तो ये 10 पे गिरेगा ऐसे, ये वाला पॉइंट 10 पे, यानी 10 के समय जब वोल्टेज 10 है तो करंट कितनी है, 2 एम्पियर है ना। तो आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ग्राफ आप कैसे निकालते हो, आपने 9 क्लास में ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा। ग्राफ ग्राफ, ये ग्राफ का स्लोप जो होगा वो इसकी वैल्यू बताएगा, रेजिस्टेंस को बताएगा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताता है। तो किसी पॉइंट पे हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर इसकी स्लोप की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए ये सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ स्लोप जो होगा यानी ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी होगा, ए बी अपॉन ओ बी। तो ए बी क्या है आपके पास 2 यूनिट और ओ बी क्या है आपके पास 10 यूनिट। तो रेजिस्टेंस कितना होगा 0.2 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों। सपोज करो यहाँ पे ये वाला आ गया, सपोज चलिए मैं ठीक है समझा सर, रहा हम हूँ अभी आपको, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है कि मतलब जैसे यहाँ पर देखो ये है ना, यहाँ पर देखो ये मैं बोलूँ कि बी पॉइंट पर बताओ रेजिस्टेंस क्या है, तो बी पॉइंट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप यहाँ पे वोल्टेज निकालोगे कि यहाँ का वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो यहाँ का वोल्टेज जो है अबाउट 1.7 है, नहीं, और वोल्टेज 0.1 है ना। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा, इसको पूरा ही ले आओ यहाँ तक। तो ए बी ओ बी इक्वल टू, ओ बी स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ओ बी निकालना है आपको। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू बोलो
इसको ओ एम नाम दे देते, बी एम नाम दे देते तो बी एम अपॉन ओ बी होगा। डीबीटी पीएम किसान स्टेट गवर्नमेंट अर्थ पेमेंट। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा चलो, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो समझाएंगे इसको, अभी ज्यादा डीपली मत समझो, कंफ्यूज कर जाओगे। चलो अभी फिलहाल हम यहाँ कर लेते हैं, आगे हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओम्स लॉ समझ में आ गया ना? ओम्स लॉ में जो वी आई ग्राफ होता है वो हमेशा किसको बताता है? रेजिस्टेंस को बताता है। समझ में आया नहीं आया? वी आई ग्राफ ये हमेशा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। ठीक है, स्ट्रेट होना बता रहा है कि भाई यहाँ स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है, अगर ग्राफ यूनिवर्सल सॉरी यूनिफॉर्म स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब हुआ कि ये ओम्स लाइंस को ओम्स लॉ को फुलफिल कर रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको ओम्स लॉ? यस सर। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा? इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? सॉरी वोल्ट बोल रहा हूँ, ओम होगा। ओम होगा जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एक ओम का डेफिनेशन दे देते हैं, डेफिनेशन ऑफ वन ओम, डेफिनेशन ऑफ वन ओम। एक ओम को कैसे डिफाइन करोगे आप? सबको पता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। नहीं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर सपोज करो किसी कंडक्टर पे, ठीक है, 1 वोल्ट है ना, कितना वोल्टेज लगा रहे हैं? वी कितना लगा रहे हैं? 1 वोल्ट। और आई कितना हो जाए? 1 एम्पियर हो जाए। अगर किसी कंडक्टर पे 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाने से उससे 1 एम्पियर की करंट फ्लो करे, देन ये भी वन, ये भी वन, तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर भी 1 हो जाए, आई भी 1 हो जाए, देन आर भी क्या होगा? आर इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। नहीं तो ए, सर ये ओम का साइन जो है ये इसके वो है एसआई यूनिट का साइन। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर और मैं ये कह रहा हूँ जो ओम का जो साइन है जो आपने ये कैसा क्या ये ओमेगा टाइप का होगा ऐसा। हाँ यही सर, ये इसका एसआई यूनिट का साइन है। हाँ, ऑन अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ, अच्छा डेफिनेशन करने दो, 2 मिनट और मेरे पास बचा हुआ है। इफ ऑन अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ खतरनाक साइन 1 वोल्ट, 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट वोल्टेज ऑफ 1 flows through a circuit, flows through a circuit, current flow through a circuit. then the resistance of the circuit is called 1 volt, 1 sorry 1 ओम। अगर 1 एम्पियर 1 वोल्ट लगाने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, अगर किसी सर्किट पे 1 वोल्ट लगाने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो उसके रेजिस्टेंस को, सर्किट के रेजिस्टेंस को 1 ओम कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यस Yes, अगर sir. आपको ओम्स लॉ का अगर आपको ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ओम्स लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ बगल में मैंने किसी को पढ़ाया था, तो मैं आप ये मिल जाएगा, इसलिए आप ज्यादा इधर वाला मत लेना, ये आपको भी लिखवाया मैंने। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक में, बस फॉर्मूला याद रखना है। एक ही तो वर्ड है, V इक्वल टू आर आई, यही ओम्स लॉ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछो, पूछोगे तो सीखोगे, और अगर नहीं पूछोगे तो फिर रहना वैसे ही। जितना ज्यादा पूछोगे उतना सीखोगे। अभी हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, एस चैम्प का बुक पूरा खुला हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें पढ़ने हैं।
क्लियर तो बहुत कुछ होगा, पहले थ्योरी कर लो, है ना। साथ में मैं सर इसके एनसीईआरटी किस का टाइप सारा के क्वेश्चन। न्यूमेरिकल, क्या? इसके किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे जब? मैं करवाऊंगा बेटा आपको पूरा एक एक टॉपिक करवाऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं सारा करवाऊंगा। जनरली रेजिस्टेंस से कॉम्बिनेशन से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला टॉपिक हमारा वही, इसके बाद रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगला टॉपिक रेजिस्टिविटी है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर आपका पावर आ जाता है, पावर के बाद आ जाता है हीटिंग, हीट डेवलप बाय रेजिस्टेंस। ये 4 टॉपिक और कवर करेंगे, चैप्टर खत्म होगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चंस मैं यहीं पे करवा दूंगा आपको। ओके सर। आपको डरना नहीं है, एकदम सब चीज समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको मेहनत करना है, ये मैं पढ़ा दूं, आप घर में कुछ करो ही नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा।